चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे एक जमाने में उसामा बिन लादेन का वारिस तक कहा जाने लगा था। उसकी कहानी हमें ये बताती है कि जब कोई देश खुद ही आतंकवाद को एक हथियार की तरह पालने पोसने लगता है तो उसका अंजाम कितना कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने इलियास कश्मीरी का नाम दुनिया भर में एक बेरहम आतंकवादी के तौर पर मशहूर कर दिया। तारीख थी 27 फरवरी साल 2000। जगह जम्मू कश्मीर का राजौरी सेक्टर। कड़ाके की ठंड थी और अचानक सीमा पार से भारी मोर्टार बरसने लगे। निशाना थी 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की अशोक लिसनिंग पोस्ट। और इस गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तान ने आतंकवादियों का चोला पहनाकर अपने 25 एलीट एसएसजी कमांडोज को एलओसी के इस पार भेज दिया। इस पूरे हमले को लीड कर रहा था इलियास कश्मीरी। उसमें जो किया उसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि जंग के सारे उसूलों को भी तार-तार कर दिया। उसने सिपाही भाऊ साहिब तालेकर का सर धड़ से अलग कर दिया। हमारे 7 जवान इस हमले में शहीद हुए और कश्मीरी उस कटे हुए सिर को एक ट्रॉफी की तरह, एक जीत के इनाम की तरह उठाकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस ले गया। और इसके बाद जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इलियास कश्मीरी ने वो कटा हुआ सिर सीधे पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने पेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ ने इस वैश्याना हरकत के लिए उसकी पीठ थपथपाई। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई, कश्मीरी का आतंक सिर्फ उसका अपना नहीं था, उसे पाकिस्तानी हुकूमत की पूरी शह हासिल थी। सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे बन सकता है? आखिर क्या थी उसकी कहानी? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम सा स्टूडेंट एक खूंखार जिहादी बन गया। कश्मीरी का जन्म पीओके में हुआ। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन बहुत जल्द उसका ब्रेन वॉश हो गया। वो कराची के एक ऐसे कट्टरपंथी मदरसे में जा पहुंचा जो उस वक्त आतंकवादियों की फैक्ट्री माना जाता था। बस यहीं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़र उस पर पड़ी और फिर उसे सेना के सबसे खतरनाक कमांडोज ने ट्रेनिंग दी ताकि उसे एक जानलेवा हथियार में तब्दील किया जा सके। तो अब पाकिस्तान अपने इस नए हथियार को आजमाने के लिए तैयार था। कश्मीर को एक के बाद एक 2 बड़े जंग के मैदानों में उतारा गया। उसका पहला असाइनमेंट था सोवियत अफगान युद्ध। काम था सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीनों को आईडीज लगाना और बारूद इस्तेमाल करना सिखाना। तबाही मचाने की ट्रेनिंग उसने यहीं से ली और दी। और इसी जंग के दौरान एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एक धमाके में कश्मीरी ने अपनी दाहिनी आंख हमेशा के लिए खो दी, जो बाद में उसकी पहचान का एक हिस्सा बन गई। उसी धमाके में सिर्फ उसकी आंख ही नहीं गई, बल्कि उसके दाहिने हाथ की पहली उंगली भी उड़ गई। ये वो निशान थे जो ताउम्र उसके शरीर पर रहे, उसकी क्रूरता की गवाही देते हुए। अफगान युद्ध के बाद आईएसआई ने उसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का कश्मीर चीफ बना दिया और यहीं पर उसने अपनी कुख्यात ब्रिगेड 313 बनाई, एक ऐसा आतंकी दस्ता जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। इसके लड़ाके खासतौर पर चुने जाते थे जिन्हें बेहद क्रूर ट्रेनिंग दी जाती थी। देखिए, भारत के पुंछ में उसे पकड़ लिया गया। 2 साल तक वो जेल में बंद रहा। सबको लगा खेल खत्म, लेकिन फिर वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से जेल से भाग निकला। पाकिस्तान पहुंचते ही उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ और इस एक घटना ने उसे आतंकवाद की दुनिया का लेजेंड बना दिया। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। पाकिस्तान ने जिस हथियार को खुद अपने हाथों से तराशा था, अब वही हथियार अपने बनाने वाले के ही खिलाफ उठ खड़ा हुआ। 9/11 के हमलों ने सब कुछ बदल दिया। मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया और ये बात कश्मीरी को हजम नहीं हुई। उसे लगा कि ये जिहाद के साथ खुली गद्दारी है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब आईएसआई ने उसे अपनी ब्रिगेड 313 को जैश-ए-मोहम्मद के अंडर करने को कहा। कश्मीरी ने साफ मना कर दिया और बस यहीं से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि उसने अपने ही आका मुशर्रफ की जान लेने की कोशिश कर डाली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर जब पाकिस्तानी फौज ने एक्शन लिया जिसमें कई कट्टरपंथी मारे गए, तो कश्मीरी अंदर तक हिल गया। जेल से छूटते ही उसने खुलेआम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। अब वो एक बागी था। अब कश्मीरी पाकिस्तानी सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद था। वो सीधा जाकर ओसामा बिन लादेन से मिल गया और यहां से एक ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर उसका दूसरा जन्म हुआ।
अलकायदा में शामिल होते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने एक के बाद एक हमले करवाए। लाहौर में आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला, रावलपिंडी में आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर पर हमला। विडंबना देखिए, जिन लोगों ने उसे बनाया था अब वो उन्हीं का शिकार कर रहा था। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के खिलाफ भी उसकी आतंकी गतिविधियां और तेज हो गई। 26/11 मुंबई हमलों में उसका रोल बहुत बड़ा था। डेविड हेडली, जिसने मुंबई की रेकी की थी, उसका असल हैंडलर इलियास कश्मीरी ही था। ये बात खुद हेडली ने एफडीआई को बताई थी कि कराची कंट्रोल रूम से जो लोग आतंकियों को निर्देश दे रहे थे, उनमें से एक आवाज कश्मीरी की भी थी। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए, जब वो डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की प्लानिंग कर रहा था तो उसने हेडली को क्या कहा। उसने कहा कि हमलावरों को पत्रकारों के सिर काटकर सड़क पर फेंकने चाहिए। मतलब वो आतंक को एक हॉरर शो की तरह दुनिया को दिखाना चाहता था। किस्मत अच्छी थी कि ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में सीआईए के कैंप चैपमैन पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें कई सीआईए एजेंट्स मारे गए। इस हमले का मास्टरमाइंड भी कश्मीरी ही था, और बस यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब वो अमेरिका का नंबर 1 टारगेट बन चुका था। जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उसके फौरन बाद सीआईए ने पाकिस्तान को 5 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की एक लिस्ट सौंपी, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम इलियास कश्मीरी का था। अब उसकी तलाश और तेज हो गई। 3 जून 2011 की रात कश्मीरी दक्षिण वजीरिस्तान में सेब के एक बाग के बीच बने सेफ हाउस में छिपा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीन पर मौजूद मुखबिरों और सैटेलाइट की मदद से सीआईए उसकी हर एक हरकत देख रही थी। रात के करीब 11:15 बजे एक अमेरिकी ड्रोन ने उस कंपाउंड पर 4 हेलफायर मिसाइलें दागी, और एक झटके में उसके आतंक का साम्राज्य खाक में मिल गया। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कुछ नहीं बचा, उसकी लाश तक नहीं मिली। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसके अपने आतंकी संगठनों हुज़ी और अल-कायदा दोनों ने ये ऐलान कर दिया कि उनका चीफ कमांडर अब इस दुनिया में नहीं है। इलियास कश्मीरी की ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई देश अपने फायदे के लिए आतंक का हथियार बनाता है तो क्या वो उस हथियार पर हमेशा काबू रख सकता है, या फिर वो अपने ही बनाए हुए राक्षस का शिकार हो जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसे खतरनाक खेल के नतीजे अक्सर बेकाबू और विनाशकारी ही होते हैं।